एक नई गाइडलाइन आई है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की तरफ से, और इसने ना पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। हाल यह है कि लोग इस पर पूरी तरह से बटे हुए हैं। मतलब एक ही नियम को कोई कुछ कह रहा है तो कोई बिल्कुल कुछ और। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक ही नियम को लेकर इतना अलग अलग नजरिया क्यों है, इतना हंगामा क्यों बरपा है। इसी को समझने के लिए चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस गाइडलाइन में आखिर है क्या। तो आज की हमारी बातचीत का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये बहस आखिर शुरू कैसे हुई, फिर इस गाइडलाइन के अंदर झांकेंगे कि इसमें लिखा क्या है। इसके बाद उस असली मुद्दे पर आएंगे जो सारे विवाद की जड़ है, और आखिर में हम उन बड़े सवालों पर बात करेंगे जो ये पूरा मामला हमारे सामने खड़ा करता है। चलिए, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, फैक्ट्स पर आते हैं कि भाई ये गाइडलाइन आखिर है क्या और इसे लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, एक बात तो साफ है, ये गाइडलाइन अचानक से आसमान से नहीं टपकी। इसके पीछे एक बहुत दुखद इतिहास है, एक वजह है। साल 2016 के बाद रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की दुखद मौतों ने हमारे सिस्टम की बड़ी कमियों को सबके सामने ला दिया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने खुद कहा कि और कड़े और मजबूत नियम बनाने की जरूरत है। तो ये जो नई गाइडलाइन है वो दरअसल उसी आदेश का नतीजा है। अब अगर हम ऑफिशियली देखें, मतलब कागज पर इसका मकसद क्या लिखा है, तो वो बहुत सीधा और साफ है। मकसद है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या विकलांगता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना। और लक्ष्य ये है कि हमारे सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एक ऐसा माहौल बने जो सबके लिए बराबर हो, जहां सब शामिल महसूस करें। ठीक है, तो मान लीजिए किसी के साथ भेदभाव होता है, तो होगा क्या, प्रोसेस क्या है? तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट हो, स्टाफ मेंबर हो या फैकल्टी हो, वो एक इक्विटी कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और सबसे बड़ी बात, शिकायत गुमनाम भी हो सकती है। फिर कमेटी उस शिकायत की जांच करेगी और अगर शिकायत सही निकली तो एक्शन होगा। और हाँ, एक और जरूरी बात, दोनों ही पक्षों को, मतलब शिकायत करने वाले को भी और जिस पर आरोप है उसे भी कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब ये सवाल भी मन में आता है कि ये कमेटी आखिर होगी कौन, कौन लोग होंगे इसमें जो ये फैसले लेंगे। तो ये जो इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी ना, उसका स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी होंगे और स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि भी। लेकिन जो सबसे जरूरी और क्रूशियल बात है वो ये कि इस कमेटी में SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग समुदाय से भी मेंबर्स का होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है ना? तो फिर विवाद कहाँ है? चलिए, अब आते हैं इस पूरे मामले के केंद्र में, उस एक छोटे से बदलाव पर जिसने इतनी बड़ी बहस खड़ी कर दी है। तो सारा का सारा खेल बस इस एक बदलाव का है। देखिए, जो 2012 का पुराना नियम था ना, उसमें जाति के आधार पर भेदभाव की परिभाषा में सिर्फ SC और ST कम्युनिटीज को ही गिना जाता था। लेकिन अब इस 2026 के नए नियम में SC और ST के साथ साथ OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। और बस इसी एक शब्द के जुड़ने से पूरा का पूरा समीकरण ही बदल गया है। तो अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि इस बदलाव से उन लोगों को क्या चिंता है जो इन कैटेगरीज में नहीं आते। मतलब जेंडर कैटेगरी के मुख्य आशंकाएं क्या हैं? तो जो डर हैं, जो आशंकाएं हैं, वो कुछ इस तरह की हैं। सबसे पहला तो ये कि इस गाइडलाइन में जनरल कैटेगरी का नाम प्रोटेक्टेड ग्रुप के तौर पर है ही नहीं। दूसरा डर ये है कि कहीं उन्हें पहले से ही उत्पीड़क यानी ऑप्रेसर की कैटेगरी में ना डाल दिया जाए। फिर एक चिंता यह भी है कि इस कानून का मिसयूज हो सकता है, लोग इसे निजी दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और शायद सबसे बड़ी आशंका यह है कि कहीं यह दहेज कानून जैसा ना बन जाए, जहां खुद को बेगुनाह साबित करने का बोझ आरोपी पर आ जाता है, जबकि झूठी शिकायत करने वाले के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इस डर को और अच्छे से समझने के लिए जरा दो सीन सोचिए। पहला सीन, एक स्टूडेंट किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट को खैरात कोटा या चैरिटी कोटा कहकर मजाक उड़ाता है। नतीजा, इस नई गाइडलाइन के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। अब दूसरा सीन, कोई स्टूडेंट एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को सुदामा कोटा कहकर ताना मारता है, मतलब कि उसके पूर्वज गरीब थे। नतीजा, इस खास गाइडलाइन के तहत उसके पास शिकायत का कोई साफ रास्ता नहीं है। तो ये जो फर्क दिख रहा है, यही चिंता की असली वजह बन गया है। और जब माहौल पहले से ही इतना गर्म हो तो राजनीतिक बयानबाजी और नेताओं की चुप्पी आग में घी डालने जैसा काम कर रही है।
अब जरा सोचिए, जब आरजेडी की एक प्रवक्ता नेशनल टीवी पर यह कहती हैं कि उन्हें फंसाया जाना चाहिए क्योंकि उनके पूर्वजों ने हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, तो इस तरह के बयान उन डरों को और पक्का कर देते हैं कि कहीं इस कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए तो नहीं होगा। और एक तरफ ये भड़काऊ बयान है तो दूसरी तरफ एक अजीब सी चुप्पी है। इस गाइडलाइन के जो सबसे विवादित हिस्से हैं उन पर न सरकार कुछ बोल रही है न ही विपक्ष। ऐसा लग रहा है मानो कोई भी पार्टी अपने किसी वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती। और इस खामोशी की वजह से कंफ्यूजन और डर का माहौल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और सिर्फ इस गाइडलाइन से आगे बढ़कर थोड़ी बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करते हैं। भारत की जो सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई है उसे समझते हैं। क्योंकि असलियत ये है कि भेदभाव की कहानी इतनी सीधी नहीं है कि एक तरफ उत्पीड़क है और दूसरी तरफ पीड़ित। भारत का समाज इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सोर्स ये तर्क देता है कि लगभग हर जाति समूह के अंदर भी अपनी एक हायरार्की, एक ऊंच नीच की व्यवस्था है। हर समूह को भेदभाव करने के लिए अपने से छोटा कोई ना कोई मिल ही जाता है। और ये सच्चाई ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के सिंपल बंटवारे को पूरी तरह से चैलेंज करती है। और यहीं पे आकर हम सब एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। सवाल ये है कि बराबरी लाने के सफर में कोई भी समाज ऐसा कानून कैसे बनाए जो कमजोर की रक्षा तो करे, लेकिन साथ ही किसी दूसरे के मन में अन्याय का एक नया डर पैदा ना कर दे। यूजीसी की ये 2026 की गाइडलाइन हमें इसी मुश्किल सवाल के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है और सोचने पर मजबूर करती है।